गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज़ प्रीतमा सिंह और एक बार आप सभी का फिर से हमारे पोलपाथ पे स्वागत है। तो अभी हम क्विज़ करने जा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इसमें जो है रैपिड एक रिवीजन होता है, रैपिड रिवीजन लेते हैं हम। और विनय दीक्षित जी जो कह रहे थे कि टाइम चेंज करने के लिए क्लास का, तो उस पर मैं सोच रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं 10 AM कर देती हूँ, मॉर्निंग में सुबह 10 बजे कर देती हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोग देख लीजिए, तो कल से क्लास ये सुबह 10 बजे आ जाएगी। जो क्विज़ होगी वो सुबह 10 बजे होगी। यदि किसी को कोई और टाइम सुटेबल लग रहा है तो आप लोग आपस में डिसाइड करके हमें बताइए कि कौन सा टाइम जो है सुटेबल लग रहा है। कमेंट्स बॉक्स में आप जो है अपना मैसेज भी दीजिए, तभी हमें पता चलेगा कि कितने लोग मेजोरिटी में कौन सा टाइम किसको सूट कर रहा है। तो जो मेजोरिटी में जिसको टाइम सूट करेगा तो वो टाइम हम रखेंगे। फ़िलहाल कल से क्लास जो है हमें 10 AM यानी कि सुबह मॉर्निंग 10 बजे कर रही हूँ। तो जो लोग भी जुड़े हैं तो 10 बजे कल से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो आज का हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली सर्वाधिक सफलतापूर्वक कार्य करती है, जिसका कारण है मजबूत द्विदलीय प्रणाली, एक सुनिर्धारित संविधान, न्यायिक पुनरावलोकन या समाज में अल्प अंतर्विरोध। तो वहाँ पर जो है राष्ट्रपति प्रणाली अच्छी तरह से चलती है, सफलतापूर्वक चलती है, इसका कारण है समाज में अल्प अंतर्विरोध। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रेट ब्रिटेन में लॉर्ड ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड को मुख्यतः रखा गया है। ग्रेट ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को मुख्यतः रखा गया है क्योंकि यह हाउस ऑफ कॉमन्स के समान ही महत्वपूर्ण है। यह नियंत्रण एवं संतुलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। यह एक संस्था के रूप में बनाए रखा गया है, यानी कि इसे एक संस्था के रूप में बनाए रखा गया है। ये सही सेंटेंस होना चाहिए। तो ये इसको जो है ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है, एक संस्था के रूप में बनाए रखा गया है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि स्क्रीन जो है आपको दिख नहीं रहा तो आप अपनी स्क्रीन को जूम कर लीजिए। बिल्कुल ऐसे जूम करेंगे तो आप सब कुछ यूँ घुमा करके पढ़ सकेंगे। आप कर सकते हैं। मैं भी कोई वीडियो अगर देखती हूँ उसमें कुछ छोटा होता है तो मैं कर लेती हूँ ऐसे, तो आप लोग भी कर लीजिए। आगे क्वेश्चन जो है फॉन्ट उनके बड़े हैं, ये 2-3 क्वेश्चन के फॉन्ट छोटे हैं। यहाँ पर अभिकथन और जो है तर्क दिया गया है, देखना है क्या। अभिकथन क्या है कि हंटिंगटन का यह कहना सही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के राज्य तथा सरकार की भूमिका का सम्मिलन एवं मध्ययुगीन प्रथा है, ठीक है। दूसरा है तर्क क्या कह रहा है? तर्क कह रहा है कि यह ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य लोकतंत्र में ये दो भूमिकाएं एक साथ जुड़ी नहीं हैं। तो यहाँ पे क्या है, तर्क देखेंगे। यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं और दोनों क्या करते हैं, आर जो है एक का सही स्पष्टीकरण भी है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिछले 100 वर्षों में उदारवादी लोकतंत्रों में न्यायिक शक्ति का विकास हुआ है क्योंकि संविधान के द्वारा न्यायपालिका को अधिक शक्तियाँ दी गई, शक्ति के पृथक्करण की स्वीकृति, संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देश, मानवाधिकारों की रक्षा। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये मानवाधिकारों की रक्षा, यही है इसका ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक बेंथम के सुखकारी संगठन में नहीं था? सन्निकटता, मूल्य, उर्वरता, तीव्रता। तो मूल्य नहीं था, बाकी सभी थे। इनको देखना होता कि सुख कितना निकट है, कितना उसमें ज़्यादा उर्वरता है, कितनी उसमें तीव्रता है, सारी चीज़ें थी सुखकारी संगठन में, सब कुछ था, मूल्य नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक जे.एस. मिल द्वारा नहीं लिखी गई है, यानी कि जो जे.एस. मिल ने नहीं रचा है इसको। ऑन लिबर्टी, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ब्रिटिश इंडिया, यूटिलिटेरियनिज्म। तो यहाँ पर जो है ए, बी एंड डी ये तीनों मिल द्वारा है, ये सी नहीं है, यही ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नैतिकता एवं विधायन के नियम पुस्तक किसने लिखी है? बेंथम ने, बोदा ने, ब्लैकस्टोन ने या फिर बर्क ने? किसने लिखी है? तो ये बेंथम महोदय ने लिखी है। क्या लिखी है कि एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन। ये जो इनकी पुस्तक है ये हिंदी में और इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा विश्वात्मा का विचार प्रदत्त किया गया है? हेगल के द्वारा, मार्क्स द्वारा, ग्रीन द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो विश्वात्मा का विचार जो है हेगल के द्वारा दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे द्वंद्वात्मक विचारवाद की कार्य प्रणाली के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, GW.F. हेगल, एंटोनियो ग्राम्सी या रॉबर्ट मार्टन। तो कौन है? तो ये द्वंद्वात्मक विचारवाद की कार्य प्रणाली के लिए जिम्मेदार GW.F. हेगल को ठहराया जा सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक कौन है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, जेरेमी बेंथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पहलू का बचाव JS मिल द्वारा किया गया है? महिलाओं के अधिकार, बेंथम का समग्र उपयोगितावाद, विवाहित महिला संपत्ति विधेयक, पितृ सत्तात्मकता। तो किसका किया गया है? महिलाओं का अधिकार, ये तो किया गया है इनके द्वारा। और क्या किया गया है? बेंथम का समग्र उपयोगितावाद इन्होंने नहीं उठाया है, उसमें इन्होंने चेंजेस किए हैं। विवाह और विवाहित महिला संपत्ति अधिकार, ये भी। तो ANC यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसने लिखा है कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है? किसने किया है? बेंथम, रूसो, हेगल, मिल। तो ये जो है मिल द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, किसने कहा है मिल होलो लिबर्टी का दूत है? ऑप्शन सी यहाँ बार्कर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने बेंथम के पेनोप्टिकन को सत्य की एक नई तकनीक के रूप में श्रेय दिया है? तो ये माइकल फूको द्वारा जो है दिया गया है। माइकल फूको ने दिया है। बेंथम के पेनोप्टिकन को सत्य की एक नई तकनीक के रूप में इन्होंने ही कहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, जेरेमी बेंथम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून स्रोत है? तो कौन सा है? कौन सा कानून स्रोत है? लोग हैं, प्रकृति है, संपन्न है या राजा है? तो ये यहाँ पर हो जाएगा लोग, संप्रभु लोग जो हैं, ये बेंथम के लिए यही स्रोत है कानून का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हेगल के अनुसार राज्य एक समेकित पूर्णता है, निम्नांकित में से इसमें क्या सम्मिलित है? अधिकार, आज़ादी, कल्याण। तो तीनों ही जो है सम्मिलित है हेगल के राज्य में। कहते हैं कि कल्याण राज्य के अंदर है, आज़ादी, मनुष्य की आज़ादी, स्वतंत्रता वो राज्य की जो है भलाई में ही जो है उसकी आज़ादी है, यानी कि राज्य के अकॉर्डिंग चले वही उसकी आज़ादी है, और अधिकार भी उसी में है। सब कुछ जो है राज्य के अकॉर्डिंग जो है राज्य के ही अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन सब कुछ है यहाँ सब कुछ, लेकिन राज्य के अनुसार है। देखेंगे अगला क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से किसका यह मानना है कि मतदान एक जन आस्था है जो जनता की आंखों और आलोचना के सामने होना चाहिए? जेरेमी बेंथम का है, या जॉन स्टुअर्ट मिल का है, या जे रूसो का है, या हन्ना आरेंट का है? तो ये जो मानना है किसका है? जेरेमी बेंथम का है। ये आंखों के जो जनता की आंखों का जो मतलब ये जन आस्था है जो जनता की आंखों के सामने होना चाहिए, और आलोचना भी इसकी जो है सामने ही होनी चाहिए, यानी कि ये जो है ओपन मतदान के समर्थक थे मिल, और बेंथम क्या थे? ये जो है गुप्त मतदान के समर्थक थे। यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन जॉन स्टुअर्ट मिल को तर्कवाद का संत कहा है? तर्कवाद का संत किसने कहा है? तो ये विलियम ग्लैडस्टोन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। आज की क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो आप फास्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए। हेगल के अनुसार निम्नलिखित में से क्या राज्य से संबंधित है? क्या है? निजी परोपकारिता, सार्वभौमिक अहंकार, सार्वभौमिकता परोपकारिता, सार्वभौमिक संघर्ष। तो ऑप्शन सी यहाँ सार्वभौमिक परोपकारिता सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेरेमी बेंथम के निम्नांकित में से किस अवधारणा को मिशेल फूको ने बुर्जुआ राज्य की दंड व्यवस्था का उच्चतम रूप बताया है? पेनोप्टिकन, या फिर फेलिसिफिक कैलकुलस, या फिर मोनिटोरियल, या फिर क्रिस्टोमेथिया? किसको बोला है? तो इन्होंने पेनोप्टिकन जो है इसी को बोला है, बुर्जुआ राज्य की दंड व्यवस्था का उच्चतम रूप जो है बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्याय में ऐसा कुछ अंतर नहीं थे जिसे करना ना सिर्फ सही और ना करना सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार के रूप में कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है। किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है, पॉलीमार्कस ने कहा है, जेएस मिल ने कहा है, या बार्कर ने कहा है? तो ये जेएस मिल के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की समान प्रणाली के कार्य में शामिल
चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की ये प्रणाली है, इसमें शामिल जो चरण हैं यानी कि प्रोसेस है, इसको सही क्रम में लगाना है। पहले क्वेश्चन अच्छे से समझिए, फिर देखिए। उम्मीदवारों को उन्हें प्राप्त मतों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक दल उतनी ही संख्या वाली सूची प्रस्तुत करती है जितनी सीटों पर चुनाव लड़ना होता है। अवशेष अथवा बाकी मतों को उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। सूचियां अनावृत अथवा संवृत हो सकती हैं। अनावृत सूचियों में व्यक्तिगत उम्मीदवारों को अधिमानों को मतों को इंगित करने तथा व्यक्तिगत उम्मीदवारों को मतदान की अनुमति दी जाती है। तो यहाँ पर जो है क्या है, सबसे पहले 2 आएगा। प्रत्येक दल उतनी ही संख्या, सबसे पहले अपनी क्या करते हैं कि ये जो उनकी सूची होती लिस्ट प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये क्या करते हैं कि सूचियाँ अनावृत, ये ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। अनावृत अनासंवृत हो सकती हैं, ये भी हो सकती हैं, ठीक है, ये आएगा। फिर आएगा पहला, उम्मीदवारों को उन्हें प्राप्त मतों क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। फिर आएगा प्रत्येक दल उतनी संख्या, उसके बाद ये आएगा तीसरा, अवशेष तथा बाकी मतों को उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर 2, 4, 1, 3, यहाँ पर सही ऑप्शन यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश ने बहुत पहले यानी कि 1766 में ही समाचार पत्रों को स्वतंत्रता अधिनियम कानून को सबसे पहले अधिनियमित किया था? किसने किया था? यूके ने किया था, यूएसए ने किया था, स्वीडन ने किया था या डेनमार्क ने किया था? तो देखिए इन सब चीज़ों में जो है स्वीडन बहुत आगे था। तो स्वीडन ने ही सबसे पहले 1966 में ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता अधिनियम कानून को सबसे पहले अधिनियमित कर दिया था, ठीक है। और हमारे यहाँ तो ये सब चीज़ें बहुत बाद में हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिंग बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह एक पृथक बजट है। यह आम बजट के साथ पारित होता है। इसका उद्देश्य लिंग वचनबद्धता को वचनबद्धता में परिणत करना होता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के क्षेत्र में महिलाओं की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाता है। देखिए ये लिंग बजट के बारे में बात हो रही है, तो इसमें जो है दो यहाँ पर कथन सही है। इसका उद्देश्य लिंग वचनबद्धता को बजट वचनबद्धता में परिणत करना होता है, ठीक है। और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के क्षेत्र में महिलाओं की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन जो है डी यहाँ पर 2 सही है, तो 3 और 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजनीतिक संस्थापन में शामिल है राजनीतिक लामबंदी, राजनीतिक समेकन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक अपखंडन। ऑप्शन है आपके सामने 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 4, 3, 4। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा, 1, 2, 3, बाकी ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आमन तथा बर्बा की नागरिक संस्कृति के अध्ययन में किन किन देशों को आधार बनाया गया था? चिली, यूएस, यूके, फ्रांस, स्पेन, या यूएस, फ्रांस, मेक्सिको, इटली, जर्मनी, या फिर मेक्सिको, जर्मनी, इटली, यूएस एंड यूके, या फिर यूएस, यूके, चिली, मेक्सिको, स्पेन। तो किसको बनाया गया था? ऑप्शन जो है यहाँ पर ये जो ग्रुप है मेक्सिको, जर्मनी, इटली, यूएसए एंड यूके, तो ये जो है ऑप्शन सी यहाँ पर सही हुआ था। इन्हीं को जो है आधार बनाया, इन्हीं देशों को आधार बनाया गया था। आमन तथा बर्बा की नागरिक संस्कृति का इन्होंने अध्ययन किया था। और इनकी किताब कौन सी है? सिविक कल्चर, ठीक है, सिविक कल्चर, ये इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आमन तथा बर्बा, यहाँ वर्षा नहीं होगा, बर्बा होगा। आमन तथा बर्बा के अध्ययन नागरिक संस्कृति के अनुसार 3 प्रकार की राजनीतिक सिद्धांत क्या हैं? तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं अभी। सीमित प्रजा भागीदार, ऑप्शन ए है। नागरिक, सांप्रदायिक, लोकतांत्रिक या अभिजात्य, अधिनिर्णयात्मक, सीमित, या फिर सामंती, अर्धसामंती, लोकतांत्रिक। यहाँ पर जो सीमित प्रजा भागीदार है यही है इनका 3 प्रकार के जो राजनीतिक सिद्धांत हैं नागरिक संस्कृति के अनुसार, यही है सीमित, प्रजा और भागीदार। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको नीचे कूट है, उनके द्वारा विकल्प को चुनना है। आधुनिकीकरण के सिद्धांत की आलोचना किसके द्वारा की गई? निर्भरता का सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, क्या है,
अविकासवाद का सिद्धांत या विश्व व्यवस्था का सिद्धांत। तो ये जो आधुनिकीकरण का सिद्धांत है इसकी आलोचना 3 द्वारा की गई, उदारवादी सिद्धांत द्वारा भी की गई, विश्व व्यवस्था सिद्धांत के द्वारा भी गई और निर्भरता सिद्धांत यानी कि जो डिपेंडेंसी थ्योरी है उसके द्वारा भी की गई है। तो 1, 3 और 4 इन तीनों के द्वारा की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको नीचे जो कथन दिए गए हैं इनको देखना है कौन कौन से सही है, कोर्ट की सहायता भी लेनी है। आपका पहला सेंटेंस क्या है, कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु भारत संघ को किसी राज्य को निर्देश जारी करने की शक्ति। दूसरा है, विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य सरकार के सारे कार्यों को अपने हाथ में ले सकते हैं। तीसरा है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती तथा उसकी पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। ठीक है। 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है कि राज्यपाल राज्य के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये चारों ही कथन सही हैं, जितने यहाँ पर दिए गए हैं मैंने पढ़े हैं 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर चारों ऑप्शन हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे भारतीय संघ में तनाव वाले क्षेत्र के रूप में पहचान नहीं की गई है, यानी कि जो भारत का ये संघात्मक व्यवस्था है इसमें राज्य और केंद्र के बीच में तनाव की स्थिति होती है। उसमें कई सारे जो ऐसे अनुच्छेद हैं, कई सारे जो ऐसे प्रोसेस हैं, तनाव बना रहता है। तो इनमें से जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा तनाव क्षेत्र के रूप में नहीं है, तो कौन है, अंतर्राज्य परिषद है या अनुच्छेद 356 है या राज्यपाल की भूमिका है या केंद्र राज्य वित्तीय सही संबंध। यहाँ से आपको सही उत्तर जो है चुनना है। पहला और चौथा, केवल 4, केवल 1 और केवल 3 और 4। तो यहाँ पर जो केवल 1 है अंतर्राज्य परिषद, यही इसी में तनाव नहीं होता। बाकी ये जो 356 होता है इसमें तनाव होता है जब इसके द्वारा राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राज्यपाल की भूमिका तो ये हमेशा ही चर्चा में रहती है। और केंद्र राज्य जो वित्तीय संबंध हैं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा तनाव रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में होता है, किन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होता है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। तो पहला है 2 और 3, 3 और 4, 1, 2, 3 यानी कि 1, 3 और 4 या 1, 2, 3, 4। तो यहाँ ऑप्शन ए 2 और 3 इन्हीं पे लागू नहीं होता, यानी कि उत्तर प्रदेश और ओडिशा में लागू नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों को उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको, यानी कि क्रम में, ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। KR नारायण, गोपाल स्वरूप पाठक, कृष्णकांत, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो सबसे पहले जो है गोपाल स्वरूप पाठक है, ये हैं। ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह आ जाएंगे। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद KR नारायण आ जाएंगे और फिर कृष्णकांत जो है आ जाएंगे। ठीक है, ये कृष्णकांत आ जाएंगे। तो ये हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा 2, 4, 2, 4, 1, 3। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्य परिषद का गठन कब किया गया? 1961, 1989, 1998 या 1990 में। तो अंतर्राज्य परिषद का गठन जो है कब किया जाता है? 1990 में किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा जम्बल्ड है बट डेट इसीलिए मैंने यहाँ पर सर्कल कर दी है 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कब से भारत में इस बात पर सर्वसम्मति बनी कि उपाध्यक्ष का पद प्रतिपक्ष दल को दिया जाना चाहिए? 1984 में या 1996 में, 1989 में या 2001 में, किस में है? तो ये जो है 1996 में जो है ऐसी सहमति बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक अधिनियम भारतीय संविधान की धारा 34 के अंतर्गत बनाया गया है? दी आर्मी एक्ट है या दी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी कि AFSPA, या दी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस एक्ट है या दी नेवी एक्ट है? ये आपकी NCERT से लिया गया क्वेश्चन है और हमने आपको NCERT की जो प्रैक्टिस है उसमें करा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। धारा 34 के तहत दी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इसका जो है बनाया गया है, इसको बनाया गया है। ठीक है।
तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट टू ऑल।